जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हम राही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके ऑलरेडी अभी तक के 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उन लेक्चर्स में हमने सबसे पहले बात किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर्स वगैरह जितना पार्ट था सब डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम टेस्टिस जो अंदर वाला पार्ट होता है टीएस सेक्शन के बारे में और एलएस सेक्शन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स को देखा, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स कैसे क्या कार्य करता है। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस देखी, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, कैसे होती है। उसके लिए हार्मोनल कंट्रोल कैसे होते हैं बॉडी में, मेल बॉडी में हार्मोन कंट्रोल कैसे होते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट किया। उसके बाद फिर स्पर्म का एक डिटेल स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किया, ये सब चीजें किया। और लास्ट में फिर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया। और आज हम चालू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। चलिए देखिए, बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जिस तरीके से हमने मेल को डिवाइड किया था अलग अलग पार्ट्स में, पहले हम फीमेल को भी डिवाइड करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड करते हैं, वैसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पहले डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके फिर हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेनली 4 पार्ट से बना होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरीज आती हैं जिनका काम मुख्य 2 काम होता है, एक ओवोजेनेसिस करना मतलब अंडे का उत्सर्जन करना, ठीक है, और दूसरा पॉइंट होता है हार्मोन रिलीज करना, सेक्स हार्मोन, जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है उस हार्मोन को रिलीज करना, दैट इज एस्ट्रोजन। दूसरा काम आता है, दूसरा जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो ओवरी के अलावा दूसरे अंग होते हैं, वो सब किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। ठीक है, जैसे सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, ये क्या होंगे, सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे। लास्ट में फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम वुल्वा के नाम से जानते हैं। वुल्वा ऑलरेडी 3-4 चीजों से मिलकर बना होता है ना, मॉन्स प्यूबिस और साथ में लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, क्लाइटोरिस एंड लास्ट में हाइमेन। इन सब चीजों को हम किस में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल जेनिटलिया में पढ़ेंगे। और फिर एक और हमारे पास ग्लैंड आती है जिसका नाम है मेमरी ग्लैंड्स। तो फीमेल बॉडी में जो मेमरी ग्लैंड्स है, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है रिप्रोडक्शन में, तो हम मेमरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक्स हैं जिनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम समझते हैं। डायग्राम के आधार पे उसके पूरे एक अंग के बारे में पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डायग्राम है उस डायग्राम के बारे में। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम यूट्रस या फिर हम वॉर्म के नाम से जानते हैं या बॉडी ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके आइट साइड 2 पार्ट निकले हुए हैं, एक इधर ये पार्ट और दूसरा पार्ट ये वाला। ठीक है, दोनों पार्ट्स जो निकले हुए हैं इनको हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये दोनों फैलोपियन ट्यूब हो गई। ठीक है, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब होती है। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, दोनों तरफ, चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, दोनों तरफ की लेंथ जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब ये फैलोपियन ट्यूब को भी 3 अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया जाता है। देखिए इधर की तरफ ध्यान से दीजिए, जो यूट्रस से जुड़ा हुआ पार्ट होता है उसको हम इस्थमस के नाम से जानते हैं। फिर उसके और आगे वाला जो पार्ट होता है उसको एम्पुला के नाम से जानते हैं, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। इनफंडिबुलम जो होता है उसमें लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बुलाते हैं, फेमराई के नाम से जानते हैं। किस नाम से बुलाएंगे हम, फेमराई बुलाते हैं, या हिंदी में इनको हम झालर बोलते हैं। फेमराई जो ओवरी होती है उसके आइट साइड फैली हुई होती हैं, इसलिए फैली होती है ताकि ओवम जैसे रिलीज हो तो ओवम को कैप्चर कर ले, वो अपने तरफ क्या बोले, पकड़ ले, खींच ले। ठीक है, ये अब हम बात करते हैं ओवरी। देखिए एक पेयर ऑफ ओवरीज होती है इसमें। ठीक है, 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक की इनकी लेंथ हो सकती है। तो इतने जिनका जो शेप होता है अलमंड शेप होता है, जैसे बादाम होता है ना, बादाम, तो बादाम के आकार की होती है, बीच में थोड़ी मोटी होती है, आइट साइड किनारे किनारे थोड़ी सी पतली होती है। ठीक है, जो ओवरी है, ओवरी यूट्रस से अटैच होती है, यूट्रस की जो बाहर वाली वाल होती है उस बाहर वाली वाल से अटैच होगी। और किसके माध्यम से अटैच होगी, एक फिलामेंट होता है जिसका नाम होता है ओवेरियन फिलामेंट। ओवेरियन फिलामेंट से क्या होगी वो, या ओवेरियन फिलामेंट बोलो या फिर उसको लिगामेंट बोलो, तो ओवेरियन लिगामेंट से क्या होगी, वो अटैच होगी। ठीक है, उस ओवेरियन लिगामेंट के अलावा भी इसमें बहुत सारे लिगामेंट्स मौजूद होते हैं जो ऊपर की तरफ, ध्यान से देखिए, जैसे ओवरी है, ओवरी के ऊपर की तरफ जो आपको व्हाइट पट्टी दिख रही है ये एक लिगामेंट है जिसका नाम होता है मीजोओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, क्या नाम है इसका, मीजोओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, मीजोओवेरियन लिगामेंट।
अब इस मेजो ओवेरियन लिगामेंट से दूसरा लिगामेंट अटैच होता है जो पूरा फैलोपियन ट्यूब वगैरह में यूट्रस के जो अदर पार्ट्स होते हैं उनको पूरी तरीके से झिल्ली जैसे बना करके जोड़ता है, जिसका नाम होता है ब्रॉड लिगामेंट। इसका नाम क्या होगा? ब्रॉड लिगामेंट होगा। तो आप अभी तक हमने क्या चीज देखा? देखो हमने यूट्रस देखा, यूट्रस में हमने ये देखा कि ये मेन बॉडी होती है या बॉडी ऑफ यूट्रस कहलाता है, ठीक है। इससे अलग 3 पाइप अटैच होते हैं, ऊपर की तरफ आइट साइड 2 पाइप और नीचे की तरफ 1 पाइप। नीचे की तरफ अभी हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ ऊपर की तरफ बात करें। जो ऊपर की तरफ 2 पाइप अटैच है उनको हम फैलोपियन ट्यूब बोले। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम का ही लास्ट में जो पार्ट होता है उसको फिमराई बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर ओवरी आती है। ओवरी और यूट्रस जो होता है उससे अटैच होता है, किसके माध्यम से अटैच होता है? एक ओवरियन लिगामेंट जो होता है उस ओवरियन लिगामेंट के माध्यम से अटैच होगा, ठीक है। अब ओवरियन लिगामेंट के अलावा भी दूसरे लिगामेंट जो मौजूद होते हैं उसमें मेजो ओवरियन लिगामेंट आता है और ब्रॉड लिगामेंट आता है। तो मेजो ओवरियन लिगामेंट ओवरी को सराउंड करता है और उसके ऊपर कौन सा? मेजो ओवरियन लिगामेंट से ही अटैच दूसरा लिगामेंट पाया जाता है जो ब्रॉड लिगामेंट होता है, जो पूरी फैलोपियन ट्यूब को और साथ में कुछ यूट्रस के पार्ट को ओवरी के साथ में अटैच करता है ताकि इसकी पोजीशन फिक्स रह सके, इधर उधर न जा सके, ठीक है। ये इतना पार्ट इधर का हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कहाँ पे आते हैं? यूट्रस में। यूट्रस में देखो 3 अलग अलग मेम्ब्रेन होती है। यूट्रस की जो बॉडी होती है वो 3 मेम्ब्रेन होता है। सबसे आउटर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम पेरीमीट्रियम के नाम से जानते हैं, जिससे ओवरियन लिगामेंट जुड़ा होता है। और उसके बीच वाली जो पिंक कलर की आपको दिख रही है, उस पिंक कलर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। और सबसे अंदर वाली जो रेड कलर की दिख रही है उसको हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो पेरीमेट्रियम होती है वो तो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आइट साइड के लिगामेंट से क्या होती है? बंधी हुई होती है या लिगामेंट से अटैच होती है। बीच की जो मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है मायोमेट्रियम, ये मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है। कैसी मेम्ब्रेन होती है? मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये इसमें मसल्स पाई जाती हैं। और जब यूट्रस में जब डिलीवरी करवाना होता है तो उसमें जो कंट्रक्शन होता है, विगरस कंट्रक्शन होता है, वो कंट्रक्शन किसके द्वारा शो किया जाता है या किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? वो मायोमेट्रियम करवाती है, ठीक है। तो जो डिलीवरी में पार्टिसिपेट करती है एक्टिवली वो कौन सी होती है? मायोमेट्रियम होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या? अब लास्ट में सबसे अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है? ये एक प्रकार से ब्लड क्लॉट से बनी हुई मेम्ब्रेन होती है। ये देखो इधर से पूरा ऐसे और ऐसे चारों तरफ से क्या होती है? यूट्रस, जैसे यूट्रस कुछ इस प्रकार का होता है, एक मुट्ठी के आकार का यूट्रस होता है, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए फीमेल बॉडी में तो एक मुट्ठी के आकार का यूट्रस होता है। तो अंदर की तरफ जो भी पार्ट होता है वो किसके द्वारा लाइंड किया जाता है? एंडोमेट्रियम के द्वारा। एंडोमेट्रियम क्या होती है? ब्लड की थिकनिंग होती है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर से लेकर के 6 सेंटीमीटर की थिकनेस की हो सकती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम। और ये मंथली साइक्लिक चेंजेस होता रहता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो हर बारी टूट करके बाहर निकल जाती है, एज इन द फॉर्म ऑफ पीरियड के रूप में या फिर मेंसेस के रूप में, ठीक है। ये बाहर निकल जाती है। अब ध्यान से सुनना, सब लास्ट वाला जो पार्ट, ये तो बॉडी ऑफ यूट्रस हो गया। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम फंडस या यूट्राइन फंडस के नाम से जानते हैं। ऊपर वाला जो गैस मतलब जिसमें खाली जगह बड़ी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूट्राइन फंडस के नाम जानते हैं। सबसे नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो इसका पार्ट नैरोवर हो जाता है और गर्दन जैसा एक पार्ट बनाता है। इसकी गर्दन जैसा एक पार्ट बनाता है। इस गर्दन जैसे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स के नाम से बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे इसको? हम सर्विक्स के नाम से बुलाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर से जो कैनाल होती है, मतलब जो रास्ता होता है, उस रास्ते को हम सर्विकल कैनाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसके माध्यम से जो वेजाइना है, वेजाइना कनेक्टेड होती है किससे? यूट्रस के माध्यम से, मतलब एक रास्ते के द्वारा, पाइप के द्वारा, नली के द्वारा जो कनेक्टेड होते हैं उसको हम सर्विकल कैनाल बोलते हैं। अभी सर्विक्स, ये जो पूरा है ये सर्विकल एरिया होता है। सर्विकल एरिया के अंदर वाला जो पॉइंट होता है उसको हम इंटरनल ओएस बोलते हैं। ओएस बोले तो ओरिफिस, ठीक है। और वहीं पे एक बाहर की तरफ वाला जो पॉइंट होता है उसको हम एक्सटर्नल ओएस के नाम से जानते हैं, ठीक है। नीट में दोनों के आधार पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हम और आगे जब हम आगे तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे फिर हमें वेजाइना मिलती है। क्या मिलेगी? वेजाइना। वेजाइना के अंदर जो कैनाल होती है उसको हम वेजाइनल कैनाल बोलते हैं। सबसे आउटर की तरफ जब हम जाते हैं तो वेजाइना की जो ओपनिंग होती है वो एक पार्शियली क्या बोलते हैं? कवर्ड मेम्ब्रेन से गार्डेड होती है। उस मेम्ब्रेन का नाम होता है हाइमेन मेम्ब्रेन, ठीक है। और बीच में जो ओपनिंग होती है, उसी हाइमेन मेम्ब्रेन में जो बीच में ओपनिंग होती है जिससे ब्लड क्लॉट्स वगैरह बाहर आता है उसको हम बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वेजाइना की जो कैनाल होती है, जो वेजाइनल कैनाल होती है, इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? 9.6 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो आशा करता हूं ये आपको चीजें समझ में आई होंगी, पक्का। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शन में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इन सब चीजों के बारे में थोड़ा और पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हमने बात किया ओवरीज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ से
सबसे पहले हम ओवरी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर यूट्रस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सर्विक्स और फिर वेजाइना। तो इस तरीके से एक सेक्वेंस में हम डिस्कस करते हुए आएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, बस वही पॉइंट अभी लिखित में कंटेंट के रूप में जो है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट है ओवरीज में। देखिए ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कैसी होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, क्योंकि क्या काम करती है? फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं और सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन जो है वो मुख्य हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से और आगे हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ओवरीज की जो लेंथ होती है, जैसे मैंने बताया वहां पे कितनी हो सकती है, 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर की लेंथ हो सकती है। ठीक है, एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। अलग अलग प्रकार के लिगामेंट्स होते हैं, जिसके माध्यम से जो पेल्विक वाल होती है, पेल्विक बोले तो जो लोअर साइड वाला जो पेट होता है, वो उसकी जो वाल होती है उस दीवार से और साथ में यूट्रस से किसके द्वारा अटैच होती है, तो बोले ढेर सारे यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? लिगामेंट्स होते हैं। उन लिगामेंट्स के माध्यम से वो अटैच होती है। ओवरी इज कवर्ड बाय एपिथेलियम। ओवरी किसके द्वारा कवर्ड होती है? पूरी ओवरी जो होती है वो एपिथेलियम के द्वारा कवर्ड होती है। ठीक है, व्हिच इनक्लोजेस ओवरियन स्ट्रोमा, जिसके अंदर क्या होता है? ओवरियन स्ट्रोमा होता है। ओवरियन स्ट्रोमा के साथ में ओवरियन मेडुला भी होता है। ठीक है, और साथ में इसमें एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम की मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, ओवरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल कॉर्टेक्स। जो ओवरियन स्ट्रोमा होता है, ओवरियन स्ट्रोमा बोले खाली जगह जो पार्ट होता है पूरा ओवरी के अंदर। देखो डायग्राम से समझा देता हूँ मैं आपको। ये ज्यादा हो गया। जो ओवरी है सबसे ऊपर वाली परत एपिथेलियम हो गई, इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। ओवरियन स्ट्रोमा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए आउटर साइड वाला पार्ट जो ये अंदर का पार्ट है, इसको हम इनर मेडुला बोलते हैं, और आउट साइड का जो पार्ट होता है उसको हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये जो पार्ट हो गया हमारा, ये कौन सा पार्ट है? पेरिफेरल कॉर्टेक्स। ठीक है, और अंदर वाला ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इनर मेडुला। इनर मेडुला। ठीक है, इनर मेडुला हो गया। अब ध्यान से सुनना, सबसे आउटर वाली जो लेयर है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एपिथेलियम बोलते हैं हम। एपिथेलियम बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। चाहे आप एपिथेलियम बोलिए, एपिथेलियम बोल दीजिए, एपिथेलियम बोल दीजिए, ऑब्लिक क्या बोल दीजिए इसको हम? जर्मिनल एपिथेलियम। एपिथेलियम समझ में आ रही बात? अब इसके अंदर की तरफ एक और मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से ओवरी का स्ट्रक्चर होता है। अब ध्यान से देखिए जो इनका लेयर का अरेंजमेंट है कैसे होता है। सबसे आउटर की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम, फिर उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स। कौन सा कॉर्टेक्स? ओवरियन कॉर्टेक्स, या जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और फिर उसके बाद फिर इनर मेडुला। फिर क्या आएगा? इनर मेडुला। तो इनर मेडुला और ओवरियन कॉर्टेक्स, ठीक है, सॉरी कॉर्टेक्स ये जो है, तो इनर मेडुला एंड पेरिफेरल कॉर्टेक्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ओवरियन स्ट्रोमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओवरियन स्ट्रोमा बनाते हैं। तो ओवरियन स्ट्रोमा बीच का जो पार्ट है वो समझ में आ गया। इस प्रकार से ये जो ओवरी होती है, ओवरी का शेप डिसाइडेड होता है या फिर डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो ओवरी का लिगामेंट, सबसे पहली बात ये पॉइंट याद रखिएगा, किसके द्वारा अटैच होती है? लिगामेंट के द्वारा अटैच होती है। लेयर कौन कौन सी, कैसे लेयर का अरेंजमेंट कैसे होता है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और हार्मोन्स जो सिक्रेट किया जाता है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? इनर मेडुला के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। जो खास तौर पे जो ग्राफियन फॉलिकुलोजेनेसिस होती है, जो फॉलिकुलोजेनेसिस होती है वो कहाँ पे होती है? ओवरी के अंदर। तो बोल पेरिफेरल कॉर्टेक्स में होती है। कहाँ पे होती है? पेरिफेरल कॉर्टेक्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। और आगे हम बात करते हैं, अब हम आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में, क्योंकि ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, इसके अलावा जो कुछ भी बचा सब क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब जैसे मैंने बताया वहां पे कि 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ हो सकती है। ठीक है, जो कहां से फैली होती है? जो यूट्रस से जुड़ करके जाकर के ओवरी के बगल में या ओवरी के ऊपर तक फैली होती है। जैसे ओवरी है तो ओवरी के ऊपर इस तरीके से फेमराई बनाती है, इतनी इसकी लंबाई होती है और इस तरीके से पाई जाती है। और या बोल सकते हैं कि ओवरी को यूट्रस को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, बाय अ डक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्ट्स क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड। ओवरी के पास वाला जो पार्ट होता है वो फनल शेप्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड प्रोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या होते हैं उसके पास? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, कॉल्ड फिमराई, उसको हम क्या बोलते हैं? फिमराई बोलते हैं। ठीक है, फिमराई हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। जैसे ओवुलेशन कंप्लीट होता है उसके बाद ओवम को कलेक्शन करने में मदद करता है।
इनफंडिबुलम लीड्स टू एम्पुला, कहाँ पे जाता है? इनफंडिबुलम आगे चल के ओपन हो जाता है, किसमें? एम्पुला में ओपन हो जाता है। अब देखो इसको, जो रास्ता हम पढ़ रहे हैं हम इधर से चल रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम यहाँ से पढ़ते हुए इधर की तरफ वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम में क्या है? फिमराई है, फिमराई जाकर के, ठीक है, ओवम को कलेक्शन करती है और फिर यह बात यहाँ समाप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनफंडिबुलम जो होता है ये आगे चल के किस में ओपन होता है? एम्पुला में ओपन होता है, और एम्पुला जाकर के आगे चल के किस में जुड़ जाता है? इस्थमस में, और इस्थमस कहाँ पे खुलता है? जाकर के यूट्रस में खुलता है। तो इस तरीके से रास्ता बनेगा इसका, ठीक है। चलिए, तो एम्पुला एंड ज्वाइंट टू यूट्रस विद इस्थमस, किसके द्वारा? इस्थमस के द्वारा यूट्रस से जुड़ जाएगा। यूट्रस इज इन्वर्टेड पियर शेप, इसका शेप क्या होता है? इन्वर्टेड पियर के आकार का होता है, जो कीप होती है कीप के आकार का होता है, उल्टी कीप के आकार का होता है। एंड स्ट्रक्चर इज आल्सो बॉम्ब, जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बॉम्ब बोलते हैं, या फिर बॉडी ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं। यूट्रस ओपन्स इन वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, नैरो सर्विक्स के द्वारा ओपन होता है, ठीक है। जो सर्विक्स है वो किसका पार्ट होता है? यूट्रस का ही पार्ट होता है, याद रखिएगा। सर्विक्स कोई अलग से पार्ट नहीं है, यूट्रस का ही एक नैरोअर पार्ट होता है जिसको हम सर्विक्स बुलाते हैं, ठीक है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स दैट इज सर्विकल कैनाल एलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। जहां से देखिएगा ये दोनों मिलकर के, क्योंकि बर्थ यहीं से होता है, बच्चा यहाँ पे पल रहा होता है और यहाँ से बाहर निकलता है। तो ये जो सर्विकल कैनाल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट, और साथ में यहाँ से यहाँ तक का जो वेजाइनल कैनाल है, सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल मिल करके क्या बनाती है? बर्थ कैनाल बनाती है। सिंपल सा टर्मोलॉजी हमारी, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इतना कंप्लीट हुआ। वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स, तीनों लेयर्स के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है। पेरीमेट्रियम क्या होती है? आउटर लेयर होती है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये जनरली क्या करती है? अलग अलग फिलामेंट से या लिगामेंट से जुड़ी होती है, जो उसकी पोजीशन को डिसाइड करती है ताकि उसका पोजीशन नॉर्मल बनी रहे। नेक्स्ट आती है मेम्ब्रेन जो होती है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम का जो होती है थिक लेयर होती है। कैसी होती है? मिडिल लेयर होती है, थिक लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, जो डिलीवरी के दौरान कंट्रक्शन करवाने में, यूट्रस कंट्रक्शन कराने में सबसे बड़ा रोल अदा करती है, ठीक है। स्मूथ मसल्स की बनी होती है, ध्यान से सुनना कौन सी मसल्स होती हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन क्या आता है? कौन सी मसल्स होती है? फाइब्रस मसल्स होती है या फिर स्मूथ मसल्स होती है? तो यहाँ पे कौन सी मसल्स होंगी? स्मूथ मसल्स होंगी, ठीक है। व्हिच एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी के डिलीवरी के दौरान स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शन शो करती है। एंडोमेट्रियम क्या होती है? लाइन द यूट्रस इनर वॉल एंड अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, जिसमें लगातार साइक्लिक चेंज आता रहता है, क्योंकि ये किसकी बनी होती है? ब्लड की क्लॉट से बनी होती है, ब्लड से बनती है, ठीक है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, क्योंकि हर बार जितनी बार मेंसेस आएगा उस समय क्या हो जाती है? टूट के बाहर चली जाती है। अगर मेंसेस नहीं आता दैट मींस प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो फिर अब ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? प्लेसेंटा में। तो इसका एक काम और होता है, अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है, इम्प्लांटेशन होता है, तो ये प्लेसेंटा बनवाने में मदद करती है यूट्रस के अंदर, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें ऐड करिएगा। अब हम आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमने एक अंदर वाला जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट के बारे में हमने एक एक अंग के बारे में अभी डिस्कस किया, डिटेल में पढ़ा। अब हम आ गए हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हमारा दूसरा टॉपिक था, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। ये जो पार्ट है सबसे पहले ऊपर की तरफ चलते हैं, तो फीमेल बॉडी में क्या होता है? यहाँ पे हेयर्स होते हैं, ठीक है। फैटी टिश्यू होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, फैटी टिश्यू भरे होते हैं और उसके ऊपर हेयर्स होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं। और उसमें क्या होते हैं? जो हेयर्स पूरा क्या होता है? कवर्ड होता है, छोटे जो बालों से पूरा कवर्ड होगा। अब उसके बाद में फिर ये ओपनिंग आती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आती है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सबसे बाहर की तरफ ये जो पीला वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको इस तरीके से, इस बाहर वाले पार्ट को हम लेबिया मेजोरा के नाम से जानते हैं। लेबिया मेजोरा ऊपर की तरफ जहां पे जुड़ता है वहां पे डार्क पार्ट होता है, उस डार्क पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रेपियस के नाम से जानते हैं। और सेम इसी प्रकार से लेबिया मेजोरा नीचे की तरफ जब जुड़ता है वहां पर भी डार्क पार्ट बनाता है, जिसका नाम होता है पेरिनियम, ठीक है। कई सारे ऐसे दूसरे भी मैमल्स हैं जिनमें पेरिनियल ग्लैंड भी मौजूद होती है, हालांकि ह्यूमन बीइंग में पेरिनियल ग्लैंड मौजूद नहीं होती। जैसे खरगोश हो गया, रैबिट हो गया, तो उनमें पेरिनियल ग्लैंड भी मौजूद होती है, पाई जाती है। आगे बात करेंगे। अब उसके अंदर देखो, लेबिया मेजोरा के अंदर जो भरा होता है एक और स्किन का फोल्ड, ये दोनों लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं। लेबिया मेजोरा क्या लूज फोल्ड ऑफ स्किन है। इस लूज फोल्ड ऑफ स्किन के अलावा भी अंदर की तरफ एक और फोल्ड ऑफ स्किन होती है, ठीक है, फोल्डेड स्किन होती है, जिसका नाम होता है लेबिया मिनोरा, ठीक है। लेबिया मिनोरा ऊपर की तरफ जहां ज्वाइंट करती है वहां पे क्या बनाती है? क्लाइटोरिस बनाती है। एक नोड लाइक स्ट्रक्चर या छोटा सा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एक्साइटेटरी ऑर्गन होता है फीमेल बॉडी का। जैसे मेल बॉडी में जो पेनिस होता है वो एक्साइटेटरी ऑर्गन होता है, इसी प्रकार से फीमेल बॉडी में जो क्लाइटोरिस होता है वो एक प्रकार का एक्साइटेटरी ऑर्गन होता है फीमेल बॉडी का, ठीक है। क्लाइटोरी कहाँ पे पाया जाएगा? ध्यान से सुनना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लेबिया मिनोरा है ऊपर की तरफ जहां पे ज्वाइंट करेगा, जहां पे जंक्शन बनाएगा, उस अपर जंक्शन में पाया जाता है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे की तरफ लेबिया मिनोरा के अंदर की तरफ यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है,
जहां से यूरिन पास आउट होता है, और उस यूरेथ्रा से नीचे की तरफ क्या होता है, वेजाइनल ओरिफिस होता है। वेजाइनल ओरिफिस बोले वेजाइनल ओपनिंग होती है जिससे ब्लड क्लॉट्स या फिर बाद में डिलीवरी होती है, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है फीमेल बॉडी का। और हम जब नीचे की तरफ जाते हैं तो जहां पे लेबिया मिनोरा नीचे की तरफ जहां पे मिलता है वहां पे एक फोर्चेट बनाता है। क्या बनाता है, फोर्चेट नाम का एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। डार्क स्ट्रक्चर या फोर्चेट नाम का बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्चेट बोलते हैं। लास्ट में पेरिनियम बनाएगा जहां से क्लोज हो जाती है, क्या जो लेबिया मेजोरा है क्लोज होगी, तो क्लोज होने के बाद डार्क स्ट्रक्चर पेरिनियम बनाएगा। पेरिनियम में कोई किसी प्रकार की ह्यूमन बीइंग में ग्लैंड नहीं होती है, जबकि दूसरे एनिमल्स में मैंने बताया है ना, जैसे रेड और दूसरा एक और रेबिड बताया, इनमें पेरिनियम ग्लैंड भी मौजूद होती है। और इसके जस्ट नीचे की तरफ क्या होती है, एनस होती है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से बाहर की तरफ से दिखने वाला जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये फीमेल बॉडी का एक्सटर्नल जेनिटलिया कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। आशा करता हूँ हर चीज समझ में आई होगी, ठीक है। कौन किसके अंदर है बहुत हिसाब से इसको रखिएगा, ठीक है। प्रीप्यूस क्या होता है, फोर्चेट क्या होता है, और पेरिनियम क्या किधर मौजूद होता है, ठीक है। इन सब चीजों को बहुत दिमाग से रखिएगा आप, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया में जो अभी हमने नाम लिया उन सब के बारे में दो दो एक एक पॉइंट है, उन पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मॉन्स प्यूबिस है, क्या होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है। क्या होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, बोले तो कुशन बोलते जमाव थक्का, ठीक है। फैटी टिश्यू कवर्ड बाय अ स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स, स्किन के द्वारा कवर्ड होता है और क्या होता है, प्यूबिक हेयर्स मौजूद होते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है, फ्लैसी फोल्ड दैट सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, जो वेजाइनल ओपनिंग को क्या करता है, ढकने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेबिया मिनोरा, ये भी क्या होता है, पेयर ऑफ फोल्ड्स होता है। ऊपर वाला भी लेबिया मेजोरा भी पेयर ऑफ फ्लैसी फोल्ड्स होता है, ये भी पेयर ऑफ फोल्ड होता है टिश्यू। एंड अंडर द लेबिया मेजोरा के नीचे की तरफ लेबिया मिनोरा मौजूद होता है, ये भी क्या होता है, इसी प्रकार से फ्लैसी फोल्ड ऑफ स्किन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हाइमेन मेम्ब्रेन। हाइमेन मेम्ब्रेन क्या होती है, एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो पार्शियली कवर करती है किसको, वेजाइनल ओपनिंग को। तो द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन पार्शियली कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं। पार्शियली इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीच में इसमें क्या होता है, छेद होता है। और जो हाइमेन मेम्ब्रेन होती है ये किसी भी फीमेल की ये इस पोजीशन को डिसाइड करती है कि ये वर्जिन है अथवा नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारे बीच में कुछ ऐसे ये बोल सकते हैं कि डाउटफुल कमेंट्स आते हैं, या अपने पास ये भी है कि मिथ्स भी है बहुत सारे, कि जैसे कोई किसी फीमेल में अगर हाइमेन मेम्ब्रेन नहीं है तो ये मान लेना कि वो वर्जिन नहीं है या फिर वो सेक्सुअली एक्सपीरियंट है, ठीक है। तो ये कई सारी अलग अलग कंडीशंस भी हो सकती है, इसमें कंडीशंस भी अप्लाई होती हैं। जैसे मान लो कोई फीमेल है वो हॉर्स राइडिंग करती है या फिर हैवी एक्सरसाइज करती है या फिर साइकिलिंग करती है, जैसे बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से भी हाइमेन मेम्ब्रेन रप्चर कर सकती है, फट सकती है। तो हाइमेन मेम्ब्रेन का किसी फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होना या अब्सेंट होना ये डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं है कि शी इज सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड और नॉट, ठीक है। या फिर वो वर्जिन है या नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता इसके आधार पे, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये कि नॉर्मल तौर पे जो 80% या 70% के आसपास मान लेते हैं तो वो वहां पे हाइमेन मेम्ब्रेन ये बिल्कुल बताने में सक्षम होती है कि कोई भी फीमेल सेक्सुअल एक्सपीरियंट है या नहीं है। क्योंकि जब भी किसी फीमेल के साथ फर्स्ट टाइम पे सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तो जैसे पेनिस वेजाना के अंदर इंटर करता है तो हाइमेन मेम्ब्रेन फर्स्ट टाइम पे ही क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। फिर उसके बाद कभी भी रिपेयर नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई सर्जरी करवा ले वो अलग बात है, बाकी नॉर्मली कभी भी ये रिपेयर नहीं हो सकती है। इसलिए ये बोला जाता है कि ये एक प्रकार का इंडिकेटिव पॉइंट होता है या इंडिकेशन होता करता है कि कोई भी फीमेल वर्जिन है अथवा सेक्सुअली एक्सपीरियंट है। नेक्स्ट पॉइंट और आगे हम आते हैं क्लाइटोरिस है, 5th नंबर में क्लाइटोरिस है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट एक टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया मिनोरा। ध्यान से देखना, लेबिया मिनोरा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेबिया मिनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। इस जो पॉइंट होता है या फिर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। कहाँ मौजूद होता है, बोले इनर जो मेडुला है, सॉरी जो लेबिया मेजोरा है उस लेबिया मेजोरा के अपर जंक्शन में मौजूद होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आशा करता हूँ हर टॉपिक्स आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। फीमेल बॉडी में ये भी फीमेल बॉडी का ही रिप्रोडक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है, क्योंकि इसके बिना रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से, ठीक है, जन्म तो दे देगी पर पूरी तरीके से कंप्लीट रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जन्म देने के बाद भी वो मर जाएगा तो फिर किस बात की कैसा रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है। किस में आता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आती है सब चीजें जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के द्वारा बना हुआ एक पार्ट होता है।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए इधर की तरफ पीछे की तरफ क्या होंगी, फीमेल बॉडी की रिब्स होंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरी रिब्स होंगी, जैसे उंगली गई ना मेरी बाहर की तरफ, ये उंगली बाहर निकल रही, तो ऐसे ऐसे सभी क्या होंगी, रिब्स होंगी। रिब्स के ऊपर की तरफ ये पूरा अंग, चाहे ये वाला पार्ट हो चाहे ये पार्ट हो, पूरा रिब्स के ऊपर की तरफ सिचुएटेड होता है, ठीक है। एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देखोगे तो आपको साइड में रिब्स इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। ये हालांकि डायग्राम जो है ये पूरा मेरे द्वारा बनाए हुए, जितने भी अभी डायग्राम देखे सब मेरे द्वारा बनाए गए हैं, तो इनके लिए बहुत मेहनत लगती है। आपसे बस यही गुजारिश रहती है, आप वीडियो को लाइक करिए और क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखिए सबसे ऊपर की तरफ जो पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, फैटी टिश्यू भरे होते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ भी क्या होता है, फैटी टिश्यू होता है। इसका शेप आप देख लीजिए, शेप कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे ऊपर की तरफ जो भरे हुए हैं ये फैटी टिश्यू, इसका नाम होता है वेरिएबल फैट। हम क्या बोलते हैं इसको, हम वेरिएबल फैट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक फीमेल में अगर किसी का साइज शेप अलग अलग होता है, हर एक फीमेल का जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट का साइज शेप अलग अलग होता है, वो इस आधार पे डिपेंड करता है कि उनके में फैट कितना है। अगर फैट ज्यादा तो शेप उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और अगर फैट कम होगा तो साइज अपने आप क्या होगा, इतना स्ट्रिक्टेड रहेगा, बहुत छोटा साइज का रहेगा। हालांकि इसके अंदर जो ये लोब्स होते हैं, जिनका हम मेमोरी लोब्स बोलते हैं या मेमोरी लोबल्स बोलते हैं, ये लोबल्स की संख्या उनमें भी सेम रहती है, जिनमें साइज बहुत छोटा होता है या जिनमें साइज बहुत बड़ा होता है, सभी में एक बराबर इनकी संख्या होती है। ऐसा नहीं कि किसी में साइज की संख्या बड़ी, ज्यादा या कम होती है, ठीक है। तो इस पार्ट को याद रखिएगा। अब इसके ऊपर की तरफ चलो, नीचे की तरफ फैट हो गया। अब अंदर की तरफ क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर ढेर सारे आपको दिख रहे हैं, बड़े बड़े से पाउच दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं मेमोरी लोब्स बोलते हैं, ठीक है। एक स्तन के अंदर कितने हो सकते हैं, 15 से 20, 15 to 20 मेमोरी लोब्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लोब्स हैं, इन लोब्स के अंदर भी छोटी छोटी क्या होती है, एल्वोलाई होती हैं। एल्वोलाई बोले तो कोशिकाएं, हिंदी में हम कोशिकाएं बोलते हैं। बहुत सारी एल्वोलाई होती हैं जो मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, मिल्क प्रोड्यूसिंग होती हैं। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि एल्वोलाई क्या है, जो ब्रेस्ट है, जो स्तन है, उस स्तन या ब्रेस्ट की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि यहीं पे क्या बनेगा, सबसे छोटी इकाई यही है और यहीं पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट बोलते हैं। किसको, एल्वोलाई को। कई सारी संख्या में, हजारों की संख्या में इस तरीके से एल्वोलाई होंगे और सब क्या करेंगे, मिल्क का प्रोडक्शन करेंगे। मिल्क बनाने के बाद फिर वो जो डक्ट होती है, मिल्क डक्ट होती है, जो एल्वोलाई के द्वारा निकलने वाली जो डक्ट होती है, उस डक्ट से क्या करेंगे, मिल्क को बाहर निकालेंगे। जैसे मिल्क बाहर आएगा तो कई सारी डक्ट आपस में, एल्वियोलर जो डक्ट होती है, जहां से नाम क्या होगा, उनका होगा एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी एल्वियोलर जो डक्ट होंगी वो आपस में जुड़ करके एक डक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा मेमोरी डक्ट। क्या नाम होगा, मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट इस मेमोरी लोब से बाहर आएगी, ध्यान से सुनना। मेमोरी डक्ट क्या करेगी, इस मेमोरी लोब से जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, उस मिल्क प्रोडक्शन को लेकर के बाहर की तरफ आएगी। जैसे बाहर की तरफ आएगी तो एक स्वेलन पार्ट या फिर एक क्या बोल सकते हैं, डायलेटेड पार्ट बनाएगी। उस डायलेटेड पार्ट को क्या बोलते हैं, हम एम्पुला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे बेटा, हम एम्पुला के नाम से जानते हैं। और एम्पुला के बाद फिर से वो क्या हो जाता है, नेरोवर पार्ट बनाता है। और नेरोवर पार्ट बनाने के बाद फिर बहुत सारे इस तरीके, क्योंकि 15 से 20 होते हैं मेमोरी लोब्स, तो 15 से 20 जो मेमोरी लोब्स हैं वो आपस में थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, इधर की तरफ जो आगे की तरफ आएंगे तो मिल करके डक्ट कम होती जाएंगी, आपस में डक्ट मिलती जाएंगे। 2 डक्ट मिलकर एक डक्ट बना देंगी। तो इस तरीके जो ढेर सारी डक्ट बनती है, उन डक्ट को हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानेंगे हम, लैक्टिफेरस डक्ट के नाम से जानेंगे। अब जो लैक्टिफेरस डक्ट है, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है, ये लैक्टिफेरस डक्ट क्या करेंगे, इस निप्पल के माध्यम से बाहर आएंगे। अब निप्पल क्या होता है, तो बोले जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट का जो सेंट्रल पार्ट में एक कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, निप्पल बोलते हैं। निप्पल के चारों तरफ क्या होता है, डार्क पार्ट होता है। इवन निप्पल भी पूरा डार्क पार्ट बनाता है जिसका नाम होता है एरियोला। उस डार्क पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। अब प्रत्येक निप्पल में 3 से 4 या फिर 5 छेद हो सकते हैं मैक्सिमम, है ना। तो 3 से 4 छेद जो होते हैं वो कौन से छेद बनाते हैं, किसके द्वारा कौन से छेद होते हैं, तो बोले लैक्टिफेरस डक्ट के वो छेद होते हैं। और इस तरीके से लैक्टिफेरस डक्ट क्या होती है, निप्पल के माध्यम से बाहर की तरफ ओपन हो जाती है। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चरल पार्ट था मेमोरी ग्लैंड का। अब हम इसके बारे में जो भी पॉइंट है, उन पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए मेमोरी लोब्स क्या होती है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि किसी भी फीमेल में एक पेयर में मौजूद होती है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। एंड कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल फैट, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, इस ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन्स कितने होते हैं, उसमें कितने लोब्स होते हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। कंटेनिंग एल्वोलाई दैट सेक्रेट्स मिल्क, उस मिल्क को क्या करेंगे, वो मिल्क का सेक्रेशन करते हैं। लास्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, एल्वोलाई इज द मिल्क सेक्रेटिंग यूनिट ऑफ मेमोरी लोब। फिर से रिपीट करता हूं, एल्वोलाई क्या है, मिल्क सेक्रेटिंग यूनिट है, किसके लिए, मेमोरी लोब की या फिर जो ब्रेस्ट है उस ब्रेस्ट की।
अब किस तरीके से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से मिल्क मूव करता है, उसके लिए एक फ्लो चार्ट दिया है। सबसे पहले क्या होगा, देखो एल्वलाई में क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर मिल्क। क्या होता है, मिल्क सिंथेसाइज होता है, बनता है, थोड़े समय के लिए स्टोर होता है। उसके बाद क्या होता है, रिलीज इन द मेमोरी ट्यूबुल्स। किसमें रिलीज कर दिया जाएगा, मेमोरी ट्यूबुल्स में रिलीज कर दिया जाएगा। किसके माध्यम से, एल्वियोलर ट्यूबुल्स के माध्यम से या फिर एल्वियोलर डक्ट के माध्यम से मेमोरी ट्यूबुल्स में रिलीज कर जाएगा। जो मेमोरी ट्यूबुल्स, मेमोरी ट्यूबुल्स आगे चल के क्या करेंगे, ऑल द मेमोरी ट्यूबुल्स ऑफ लोब यूनाइट टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। क्या बनाएंगे, वो मेमोरी डक्ट बना के तैयार करते हैं। अब मेमोरी डक्ट एक लोब से बाहर की तरफ आती है, ठीक है। डायलेटेड पार्ट ऑफ मेमोरी डक्ट, क्या नाम है उसका, मेमोरी डक्ट का नाम जो डायलेटेड पार्ट है उसको हम क्या बुलाते हैं, एम्पुला के नाम से बुलाते हैं। एम्पुला जो होगा और आगे तरफ मूव करेगा तो अब वो क्या बनाएगा, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट ही एक डायलेटेड पार्ट बनाती है जिसका नाम क्या है, एम्पुला, और फिर से वो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट बनाती है। तो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट बनाने के बाद उसका नाम चेंज नहीं होता, अभी भी वो क्या है, मेमोरी डक्ट ही रहेगी। फाइनली ओपन्स इन लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस एक प्रकार कोई विशेष अलग से आने वाली डक्ट नहीं है, ये जो मेमोरी डक्ट है ये एक दूसरे से मिल करके, 2-3 डक्ट मिल करके एक बड़ी मोटी सी डक्ट बनाती है जिसका नाम क्या हो जाता है, लेक्टिफेरस डक्ट। ओके, it opens कौन, लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट opens out through the nipples that is central conical part of the projection। ठीक है, जो यूट्रस जो क्या बोलते हैं, जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का क्या होता है, सेंट्रल कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, उसके माध्यम से क्या हो जाती है, निप्पल के माध्यम से बाहर की तरफ लेक्टिफेरस डक्ट ओपन होती है, जिससे जो भी बच्चा होता है वो मिल्क को सक करता है, ठीक है, निकालता है बाहर। तो ये पूरे उसके पॉइंट हो गए, ठीक है। अब हम एक पॉइंट हमारे पास और आते हैं इसमें, जो हमने एरियोला वगैरह डार्क पॉइंट के बारे में बात किया था, वो पॉइंट है। तो देखो जो डार्क पिगमेंटेड पार्ट एरिया होता है किसमें, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट का जो सेंट्रल डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है अराउंड द निप्पल इज कॉल्ड एरियोला। उसको हम क्या बुलाते हैं, एरियोला के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। जो मेमोरी ग्लैंड्स है प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें मिल्क बनता है, और जो मिल्क बनता है वो किसके लिए बनता है, उस छोटे से बेबी के लिए बनता है जो अभी अभी जन्म लिया है, ठीक है। तो मिल्क एंड न्यूट्रिएंट्स टू न्यू बॉर्न, जो नए बच्चा बना है उस नए बच्चे को प्रोड्यूस करता है। अब ध्यान से सुनिए, एक पॉइंट आता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, बोले कोई भी फीमेल जब पहली बार बच्चा देती है या जब भी बच्चा देती है वो, तो शुरुआती दौर में एक पीला दूध निकलता है, ठीक है, 5 से 7 दिन तक पीला दूध निकलता है। वो जो दूध होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, और काफी गाढ़ा दूध होता है, थिक मिल्क होता है, ठीक है। उस बच्चे के लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, और इसी दूध को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बुलाते हैं, ठीक है। जो शुरुआती दौर का जैसे जन्म होता है, तो जन्म लेने से 2-3 दिन बाद तक, 4 दिन बाद तक जो येलो दूध निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। इट इज स्लाइटली येलो थिक विस्कस इनिशियल मिल्क ऑफ द मदर। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, क्योंकि कई दिन का बना हुआ दूध स्टोर रहता है तो काफी गाढ़ा भी हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा कट हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होता है, ठीक है। एंड इम्यूनो एक्टिव सब्सटेंस, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, जैसे IgA, IgM और IgG, इस तरीके ढेर सारी इसमें एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको जितना मैंने पढ़ाया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, अच्छे तरीके से आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आया, अथवा कहाँ पे किस पॉइंट में आपको डाउट रहा, ठीक है। तो उस चीज को और अच्छे तरीके से अगर आपको लगेगा तो दूसरा वीडियो बना करके भी समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे ओजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में, बाय बाय।